ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टमक की पैथोलॉजी और आपको लग रहा होगा कि हम बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा सुनने में ऐसी लगती हैं। अपने अपने पास शॉर्ट लिस्टिंग कर लें चीज़ों की और जब आप एंड पे रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सब कुछ जो है वो स्टेप वाइज होता है। असल में सबसे पहले गैस्ट्रोपैथी होती है, फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, उसको ट्रीट ना किया जाए या फिर अगर वो सब क्लिनिकल स्टेज पे हो यानी पेशेंट को मैनिफेस्टेशन ना आए तो वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है और तब भी अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले रहा तो वो आगे अल्सरेशन में कन्वर्ट होता है, अल्सर्स बन जाते हैं जो बेसिकली मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। और बेटे अगर अल्सर्स को बिना ट्रीट किया जाए तो अल्सर्स फिर अल्टीमेटली कार्सिनोमास में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक लिंक्ड है सारी की सारी स्टमक की पैथोलॉजी, इसलिए इसके जो फैक्टर्स हैं, इटियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी में और पैटर्न में डिफरेंस है, सो उसको आप लोगों ने टैकल करना है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं जीआईटी के अल्सर्स को। ठीक है, अब जो जीआईटी के अंदर अल्सर्स क्रिएट होते हैं, बेसिकली अल्सर का मतलब क्या है? अल्सर का मतलब यही है कि आपका जो म्यूकोजा है, उसका जो एपिथेलियम है, उसके अंदर क्या क्रिएट हुआ हुआ, डिफेक्ट क्रिएट हुआ हुआ। अल्सर की डेफिनेशन में हम दो तीन चीजें लिखते हैं। हम कहते हैं ये बेसिकली एक एपिथेलियल डिफेक्ट है। ठीक है, एक बात आपने ये लिखनी है कि ये क्या है, एपिथेलियल डिफेक्ट है। दूसरी बात हम ये लिखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी चेंज है। ठीक है, डिफेक्ट भी होगा और साथ साथ क्या भी हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन भी होगी। लेकिन अभी भी ये चीज कंप्लीट नहीं होती जब तक आप बीच में नेक्रोसिस का वर्ड स्टार्ट नहीं डालते। तो हमारे पास डिफेक्ट अल्सर्स बेसिकली होते क्या है, एपिथेलियल डिफेक्ट्स एंड दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी एंड नेक्रोटिक चेंजेस। ठीक है, जब उसमें अंडरलाइंग नेक्रोसिस हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, हीलिंग हो रही है, सुपरफिशियली डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, तो उस एक्सकवेटेड रीजन को हम अल्सर का नाम देते हैं। अल्सर्स आपने देखे होंगे ओरल कैविटी में भी बहुत ज्यादा होते हैं, जो B9 डेफिशिएंसी की तरफ आपको लेके जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के मुंह में जब अल्सर्स हैं तो हम कहते हैं इसके मैदे में गर्मी है। ठीक है, तो जीआईटी के अंदर कोई मैनिफेस्टेशन है या B9 की डेफिशिएंसी है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स में, तो उनके अंदर माउथ अल्सर्स बहुत ज्यादा अपीयर होते हैं और इसी तरह के अल्सर्स आपके स्टमक और ड्यूडेनम में भी हैं। सो आज हम पढ़ेंगे कि अल्सर्स किस तरह से होते हैं, क्या इनकी पैथोजेनेसिस है, क्या मॉर्फोलॉजी है, किस तरह से पेशेंट आएगा और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो पेप्टिक अल्सर्स जो हैं वो जरा ज्यादा कॉमन है। अब हमने बात करनी है कि इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कॉजेस क्या है। तो आपको समझ आ गई कि ये एक एपिथेलियल डिफेक्ट है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय बेसिकली इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस। अब बात आ जाती है इसके रूट कॉज की। तो इटियोलॉजी में आपको पता है सबसे कॉमन रीजन जो अल्सर की है वो H पाइलोरी ही है। H पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो वहां पे यूरिएज की एक्टिविटी के थ्रू सर्वाइव कर जाता है और फिर एंडोटॉक्सिन रिलीज करके आपके म्यूकोजा को डैमेज करता है, उसको प्रॉन कर देता है एसिड के लिए। और एसिड जब जब म्यूकोजा को लगता है तो फिर वो उसको डैमेज करता है। ना सिर्फ एनसेड्स बल्कि अगर बहुत ज्यादा आप लोग H पाइलोरी बल्कि जब आप बहुत ज्यादा एनसेड्स यूज करते हो, जो मैंने आपको कल बहुत डिटेल से समझाया कि एनसेड्स ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिट होता है, और जब साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिट हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 नहीं बनता, और E2 बेसिकली आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर साइक्लोऑक्सीजनेज को आप इनहिबिट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एनसेड, जिनमें हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं, एस्पिरिन वगैरह या आइपोब्रूफिन वगैरह, तो वो आपके ये स्टमक का प्रोटेक्टिव रोल खत्म करती हैं। सो आप अगेन प्रोन हो जाते हो गैस्ट्राइटिस या अल्सर्स के लिए। ठीक है बेटे, अब इन दोनों रीजंस की वजह से मोस्ट कॉमन रीजंस यही हैं। और फिर अंडरलाइंग पैथोलॉजी आपको पता है कि एसिड के जो प्रोटेक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फैक्टर्स हैं उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और अल्सर डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बुक के उससे चलें तो उसने कहा आपको पता होनी चाहिए कि अल्सर की जो सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट लोकेशन है तो वो क्या है। तो ये आपने याद रखना है। नंबर 1 पे हम कहते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम का भी जो फर्स्ट पार्ट है ना, उस फर्स्ट पार्ट में सबसे ज्यादा अल्सर डेवलप होते हैं। सेकेंडली हम कहते हैं स्टमक में, और स्टमक के भी एंट्रल रीजन में अल्सर्स डेवलप होते हैं। और थर्ड बात ईसोफेगस में भी हो सकते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन भी, स्टमक भी, ईसोफेगस भी। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट साइट अल्सर्स के लिए क्या है, ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड चीज आती है हमारे पास कि ईसोफेगस में कब अल्सर डेवलप होता है, जब पेशेंट को जर्ड हो जाता है, यानी जेस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, जिसमें आपकी जो लोअर इसोफेजियल सफेंटर है वो रिलैक्स हुआ होता है, एसिड का रिफ्लेक्स होता है ऊपर की तरफ, तो एसिड की एक्सपोजर की वजह से इसोफेगस का म्यूकोजा डैमेज और अल्सरेशन वहां पे क्रिएट हो सकती है। थोड़ी सी बात अगर हम एपिडेमियोलॉजी की करें, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये बेसिक आपका एक अजीब मतलब बहुत माइनर सी चीज उन्होंने बताई दी है कि एपिडेमियोलॉजी में हमने देखा कि यूके में बहुत ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली लोग फिजिशियन को चेक कराने आते हैं वो जीआईटी अल्सर की कंप्लेन के साथ ही आ रहे होते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये 3 मिलियन लोगों को अल्सर्स ईयरली इफेक्ट करते हैं। इनमें से 1,90,000 को हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो इतने सीरियस होते हैं कि उनको एडमिट करना पड़ जाता है। और ऑलमोस्ट वो कहता है 5,000 लोगों की इनमें से डेथ भी हो जाती है ड्यू टू पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है बेटे, अब बात आती है रेशो की। तो कहता है मेल्स के अंदर रेशो जरा कम है, मेल्स में 10% लो पेप्टिक अल्सर से इफेक्ट हुए हुए हैं, और फीमेल्स में ओवरऑल अगर हम देखें तो इफेक्शन रेट जो है वो अप टू 4%।
अच्छा जी, सॉरी जी। तो फीमेल्स के अंदर इसकी जो रेशो है बेटे वो कम है, वो 4% है। अब हम जरा आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में बात करते हैं। सो ये एक ओवरऑल हो गया कि अल्सर्स आपको क्यों बन सकते हैं। ये एक एपिथेलियल डिफेक्ट है जिसमें अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन होगी, नेक्रोसिस होगी। इसकी रीजन एनसेड्स और एच पाइलोरी हो सकते हैं, जो आपने पहले भी बहुत दफा देखे। लोकेशन आपको आनी चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और इसोफेगस आपको इफेक्ट कर सकता है। और एटियोलॉजी भी थोड़ी सी हमने एपिडेमियोलॉजी की बात की जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है इसकी पैथोजेनेसिस की। सो पैथोजेनेसिस हम डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आसान है और आपको इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि आपने प्रीवियस सारा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है स्टमक की पैथोलॉजी का। तो पैथोजेनेसिस में कहता है अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इसका वो एच पाइलोरी है और दूसरे नंबर पे क्या है, एनसेड्स है। ठीक है, अब ये बात वो एक आपके पास यहाँ पे समझाने वाली बात आपको कर रहा है कि हमारे पास जिन लोगों को एच पाइलोरी होता है ना, जरूरी नहीं है एच पाइलोरी की वजह से अल्सर्स बन जाए। एच पाइलोरी की वजह से इनिशियली गैस्ट्राइटिस जरूर होता है। पेशेंट आपके पास आता है, आप एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के साथ उसको ट्रीट करते हो, रेडिकेट होता है, मसला सॉल्व हो जाता है। एच पाइलोरी इफेक्टेड में से ओनली 5 to 10% पेशेंट्स को आगे क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इसका मतलब है पेप्टिक अल्सर की जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है होस्ट के मैकेनिज्म पे भी और एच पाइलोरी के डिफरेंट स्टेन्स में से भी, क्योंकि 100% एच पाइलोरी आगे जाके अल्सर्स नहीं करता। लेकिन जिन लोगों को अल्सर्स हो गए हैं उनके अंदर अगर हम रूट कॉज देखना चाहें तो 70% ये होती हुई है एच पाइलोरी की वजह से और फिर 30% इसके अंडरलाइंग दूसरे कॉजेस हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कुछ फैक्टर उसका समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात वो पैथोजेनेसिस में करता है कि ये अल्सर डेवलप क्यों होता है। अल्सर उन सारी रीजंस की वजह से डेवलप होता है जिनकी वजह से आपके स्टमक में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, यानी हाइपर एसिडिटी होती है। अब बेटे ये हाइपर एसिडिटी क्यों हो सकती है, इसकी बहुत सारी रीजन है। एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि एच पाइलोरी एसिड की सिक्रेशन को ज्यादा करता है, सो ये हाइपर एसिडिटी कॉज करता है और हाइपर एसिडिटी की वजह से अल्सर हो जाएगा। सेकंड रीजन इसकी क्या है कि आपके जो पैराइटल सेल्स है ना उनका हाइपरप्लेजिया हुआ है। ठीक है, सो पैराइटल सेल्स को कोई बार बार स्टिमुलेट कर रहा है और जाहिर है फिर पैराइटल सेल्स ने एसिड ज्यादा से ज्यादा सेक्रेट करना है। सो हाइपर एसिडिटी की एक रीजन पैराइटल सेल का हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। थर्ड बात वो कहता है कि जो सिक्रीटरी रिस्पॉन्स है आपकी जीआईटी की तरफ ना, वो रिस्पॉन्स ज्यादा हुआ है। आपके जहन में आ सकता है कि आपकी सिक्रीटरी एक्टिविटी जीआईटी की क्यों ज्यादा है। यस, वेगल स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक आपकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो अगर कोई भी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से वेगस स्टिमुलेशन ज्यादा हुई हुई है तो वो भी एसिडिटी को ज्यादा कर सकती है और आपको प्रोन कर सकती है अल्सर्स के लिए। लास्टली वो बात करता है बेटे कि इनसफिशिएंट इनहिबिशन हुई हुई है स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म की। इनसफिशिएंट इनहिबिशन है स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म की। स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म कौन है, कौन एसिड को बनाता है? एसिड को बनाने के लिए आता है गैस्ट्रिन। तो और जब एसिड ज्यादा हो जाता है तो गैस्ट्रिन की इनहिबिशन होती है जिसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से गैस्ट्रिन की इनहिबिशन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एसिड ज्यादा होगा, हाइपर एसिडिटी क्रिएट होगी। अब ऐसा क्या डिजीज है जिसमें गैस्ट्रिन बहुत ज्यादा बन रहा होता है? तो कहते हैं उसके लिहाज से उसने एक डिजीज बताया हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, ये जो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है इसमें एक ट्यूमर बनता है और वो ट्यूमर क्या करता है, कंटिन्यूसली गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा करता है। सब गैस्ट्रिन जब बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है एसिड ज्यादा होगा, हाइपर एसिडिटी होगी और आप प्रोन हो जाओगे किसके लिए, अल्सर्स के लिए। तो अल्सर्स की पैथोजेनेसिस में बस इतनी बातें आपको आनी चाहिए कि वो सारी रीजन जो हाइपर एसिडीमिया कॉज करती हैं दे कैन लेड टू पेप्टिक अल्सर। फॉर एग्जाम्पल एच पाइलोरी हो गया, या फिर आपके पास पैराइटल सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो गया, सिक्रीटरी रिस्पॉन्स ज्यादा हो गया, या इनहिबिटरी फैक्टर की स्टिमुलेशन ज्यादा हुई जो कि होती है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में। साथ में कहता है कि कुछ को फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आप को फैक्टर्स ये हैं कि कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग की वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है तो आपको पता है वो जो बफरिंग मैकेनिज्म हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो नहीं होगा, एच आयन ज्यादातर वहां पे रिटेन होंगे और एसिडिटी इंक्रीज होगी। इसके अलावा क्रॉनिक एनसेड्स का यूज जो है वो भी यही कॉज करता है। सेम आपको रूट कॉज पता है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटी इम्यूनिटी भी होते हैं, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, हीलिंग को वो कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो अगर इनिशियली कोई गैस्ट्रोपैथी या गैस्ट्राइटिस है और वो हील नहीं हो रहा क्योंकि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज अगर पेशेंट क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के साथ है तो अल्कोहल कैन ऑल्सो लेड टू पेप्टिक अल्सर। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसकी वजह से अगेन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिस्टर्ब होती है और फिर ये सारी मैनिफेस्टेशन। अगर कोई क्रॉनिक रीनल डिजीज है या हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है या हाइपरकैल्सीमिया है, ठीक है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म या हाइपरकैल्सीमिया, ये जो हाइपरकैल्सीमिया है ये क्या करता है, ये भी जाके बहुत ज्यादा गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करता है और जितना ज्यादा गैस्ट्रिन स्टिमुलेट होगा एसिड ज्यादा होगा और जितना बेटी एसिड ज्यादा होगा उतनी एसिडिटी बढ़ेगी और एसिडिटी जितनी बढ़ेगी उतना अल्सर के लिए इंसान प्रोन होगा। तो ये आपके पास पैथोजेनेसिस है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर की पैथोजेनेसिस का यही मतलब है ना, पीछे कॉज क्या है जो अल्सर कॉज कर रहा है, हमने बताना है कॉज ये है कि एसिड ज्यादा है। और एसिड क्यों ज्यादा है, शायद एच पाइलोरी है, शायद वो एसिड्स ले रहा था, शायद वहां पे वेगल स्टिमुलेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, शायद कोई
ट्यूमर है, जैसे हमने कहा ज़ुलिंगर एल्सन सिंड्रोम है जो कि गैस्ट्रन को बढ़ा के बेसिकली एसिड को बढ़ा रहा है, तो ये सारे रीजन कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारे कॉजेस कंट्रीब्यूट करते हैं अल्सर की पैथोजेनेसिस को। ठीक है बेटे, अब बात आ जाती है कि अल्सर की मॉर्फोलॉजी किस तरह से है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में आप लोग पता नहीं, मेरा ख्याल है माइक्रो में पढ़ते हो या हिस्टोलॉजी में, आप लोग इसकी एक हिस्टोलॉजिकल पिक्चर देखना। आई डोंट थिंक सो आपकी बुक में दी भी है या मैं भी चेक करती हूँ, तो उसमें बड़ी अच्छी सी एक डायग्राम होती है कि अल्सर की ना 4 लेयर होती है। ठीक है, एक ऊपर पता नहीं नेक्रोटिक लेयर होती है, देन इन्फ्लेमेटरी लेयर होती है, और फिर बेस होती है, और बेस इसकी बड़ी क्लियर होती है। बेस इसलिए क्लियर होती है कि वहां पे डाइजेशन शुरू हुई भी होती है, एक्सुडेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो वो बेस बड़ी क्लियर सी होती है। तो ये एक पिक्चर आप लोगों का होमवर्क है, आपने जरूर देखनी है और फिर उसको लेबल भी करना है। मॉर्फोलॉजी जो आपकी बुक में बताई हुई है उस हिसाब से मैं बताऊं तो वो कहता है कि आपको पता है कि अल्सर्स दो जगहों पे होते हैं, एक तो ड्यूडेनम में होते हैं, ठीक है, और दूसरा अल्सर कहाँ पे हो सकता है, स्टमक में हो सकता है। तो कहता है जो ड्यूडेनम में होता है वो फ्यू सेंटीमीटर ऑफ प्रोस्थेटिक वाल्व या इंटीरियर ड्यूडेनल वॉल में ज्यादा कॉमन है, और अगर हम स्टमक की बात करें तो इसमें वो प्रेजेंट होता है नियर द इंटरफेस ऑफ बॉडी एंड एंट्रम, यूजुअली एंट्रम में। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि अगर हम पेप्टिक अल्सर की अपीयरेंस के बारे में बात करें तो कहता है जो पेप्टिक अल्सर है मोस्टली वो सॉलिटरी होता है, यानी एक होता है, कॉमनली मल्टीपल भी होते हैं लेकिन ज्यादातर सॉलिटरी होता है। अगर तो वो 0.3 सेंटीमीटर तक होगा तो हम कहते हैं शैलो है, वो सुपरफिशियल है, इतना वो नहीं है। अगर इसका साइज 0.6 से ज्यादा है तो फिर हम कहेंगे ये अल्सर काफी ज्यादा डीप है। उसके बाद कहता है अगर हम अपीयरेंस के ऊपर इसके कमेंट करें तो ये हमारे पास क्या होता है, राउंड सा होता है, सॉलिटरी होता है, ईदर कैन बी शैलो और डीप डिपेंडिंग अपॉन इट साइज। साथ ही साथ कहता है कि 5 टाउट डिफेक्ट्स होते हैं, जो मैंने इनिशियली आपसे बात की कि इसमें क्या होता है, एपिथेलियल डिफेक्ट क्रिएट हुआ होता है। और फिर उसने बेस के बारे में बात की हुई है कि इसकी बेस काफी ज्यादा स्मूथ होती है, इसलिए स्मूथ होती है कि वहां पे क्या हुई हुई होगी, डाइजेशन हुई हुई होगी एक्सुडेटिव मटेरियल की, जिसकी वजह से बेस क्लियर शाइनी स्मूथ नजर आ रही होगी। ठीक है, ये बस अल्सर के बारे में आपने याद रखना है और साथ आपने इसकी ये पिक्चर देखनी है। अब बात आती है कि ये अल्सर अगर है तो ये आपकी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं आपको डेप्थ भी बता सकती हूँ, लेकिन चूंकि आपकी बुक में नहीं है तो हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक कॉम्प्लिकेशन बेटे ये है कि अल्सर अंदर क्या करते हैं, ब्लीडिंग करते हैं। ठीक है, जब ये ब्लीडिंग करते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, तो क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया भी ये कॉज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो अब ब्लीडिंग का अगर आप थोड़ा सा वो देखना चाहते हैं, रूट कॉज देखना चाहते हैं कि ब्लीडिंग होती कहाँ से है, तो अगर तो बेटे वो ड्यूडेनल अल्सर है ना, तो यानी कि वो कहाँ से है, ड्यूडेनम से है, यानी आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो वहां पे जो सप्लाई कर रही होती है पोस्टीरियर वॉल को या इंटीरियर वॉल को, वो होती है गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। तो गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी क्या करेगी, ब्लीड करेगी, ये ब्लीडिंग का ओरिजिन है। और अगर वो हमारे पास स्टमक का अल्सर है, स्टमक में भी अगर हम कहें कि वो एंट्रल अल्सर है, तो एंट्रल रीजन को सप्लाई करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, सो कौन सप्लाई करती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो ब्लीडिंग का कॉज जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। अगर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ब्लीडिंग होगी तो हमारे पास जो ब्लीडिंग है वो थ्रू माउथ होती है। ठीक है, और अगर ये होगी तो वो यूजुअली मेलेना की फॉर्म में होती है। ठीक है, सो ये एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि इट कैन लेड टू ब्लीडिंग। दूसरी बात वो कहता है कि ये हमारे पास परफोरेशन कॉज करती है, और फिर अगेन आपने थोड़ा बहुत एनाटमी में पढ़ा हुआ है कि इंटीरियर वॉल से इसकी परफोरेशन हो या पोस्टीरियर वॉल से हो, तो इनमें से एक जो है वो पोस्टीरियरली जाके पेनक्रियास को परफोरेट करता है। ठीक है, और पेनक्रेटाइटिस होता है, दैट कैन इवन लेड टू डेथ। तो कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है, परफोरेशन भी है। थर्ड बात बेटे इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है कि ये बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस और वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन करती है। फाइब्रोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन कैसे करती है, यानी एक्सेसिवली वहां पे इंजरी हो रही है, डिफेक्ट एरिएट हो रहा है, फिर वो फाइब्रोस्ड होता है, फिर स्कारिंग होती है, फिर रिपीटिशन होगी, तो ल्यूमन जो है वो नैरो हो सकता है, इट कैन लेड टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपको आनी चाहिए किसकी, पेप्टिक अल्सर डिजीज की। नेक्स्ट बात है कि पेशेंट आपके पास किस तरह से आता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपकी किस तरह से है, तो ये आपको ना 4th ईयर के लेवल पे बेशक इतनी अच्छी ना आती हो, ये मेडिसिन का पार्ट है, वहां ये आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, और वो तब आएगी जब आप थोड़ी बहुत ग्रिप इसकी यहाँ पे रखोगे। तो अल्सर का जो पेशेंट है यूजुअली वो क्रॉनिक हिस्ट्री के साथ होता है, और फिर ना ये रिकरेंट होते हैं, ये नहीं एक दफा हो खत्म हो जाए। यूजुअली अगर आपने रूट कॉज को रेडिकेट नहीं किया तो ये रिकरेंट होते रहते हैं और मिडिल एज लोगों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कंप्लेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो कंप्लेंट्स में क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन या इचिंग पेन के साथ पेशेंट आ सकता है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आता है, इनिशियली नहीं आता, तब आता है जब काफी टाइम जो है वो अल्सर काफी ज्यादा अंदर पैथोलॉजी कॉज कर चुका हो। उसके बाद कहता है कि साथ में ये भी हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो जाए, अनीमिया, क्योंकि हमने कहा कि ये ब्लीडिंग कॉज करता है और साथ में मे बी एब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब होगी, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, पेशेंट को अनीमिया हो सकता है, या हेमरेज हो सकता है, या परफोरेशन हो सकती है। सो वो पेनक्रेटाइटिस या इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ आपके पास आ सकता है। पेन की अगर आप फर्दर हिस्ट्री लेना चाहोगे तो वो ये बताएगा कि खाने के ना जी डॉक्टर साहब 1 से 3 घंटों के बाद ना मुझे पेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और पेन जो है वो बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाता है यूजुअली नाइट पे, जब मैं सोता हूँ तो
पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सेम एज अगर मैं फूड या कोई अल्कलिक चीज़ खाता हूँ तो पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। खाने से कम होता है, लेकिन खाने से 1 से 3 घंटे के बाद पेन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, साथ में उसको क्या है, वॉमिटिंग भी है, ब्लॉटिंग भी है, ब्लीचिंग भी है, और ये इस तरह की उसकी कंप्लेन है। अब आपने ये करना है कि या तो आप उसको थेरेपी दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, विदाउट थेरेपी भी ये हो सकता है खत्म, पेन हील, अल्सर हील हो जाता है, लेकिन फिर रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और थेरेपी में आपको बताएं हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि अगर तो वो एच पाइलोरी है तो हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देंगे। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एमोक्सिसिलिन, हम ये इसका एक ट्राइड देते हैं जिसको ट्रिपल थेरेपी कहते हैं। साथ में एसिड की सिक्रीशन को कम करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ओमिप्रोजोल वगैरह। ठीक है, साथ में हम लोग एंटी हिस्टामिनिक्स भी दे सकते हैं, जो पहले देते थे, आप इतना नहीं देते, वही साइमेटिडीन, रेमेटिडीन वगैरह। उसके बाद बेटे हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, इंटेंट न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम उसको एंटासिड देते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है फॉरन रिलीफ के लिए। और अगर नहीं हो रहा और अल्सर जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, परफोरेशन वगैरह कॉज कर रहा है, तो फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन भी, ये सारा आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि इससे आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एसिड को कम कर रहे हो। या फिर एंड ट्रीटमेंट यही होता है कि आप सर्जिकल इन्वेंशन करके वो एरिया डिफेक्टेड पूरे का पूरा रिजेक्ट कर देते हो। तो ये बात है सारी की सारी किसकी, पेप्टिक अल्सर डिजीज की। जो पेप्टिक अल्सर डिजीज का आपको एक ओवरव्यू आना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर डिजीज होता क्या है, फिर इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे कॉमन है। एपिडेमियोलॉजी इतनी कुछ भी नहीं थी, पैथोजेनेसिस एसिड ज़्यादा हो रहा है। मॉर्फोलॉजी में भी हमने बात की कि ये राउंड सा एक डिफेक्टेड सा एरिया होता है जिसकी बेस बड़ी क्लियर होती है। देन हमने कहा कॉम्प्लिकेशन, इट कैन लेड टू ब्लीडिंग, परफोरेशन एंड रिकरेंट स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस एंड देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमेन। उसके बाद हमने कहा पेशेंट इस तरह से आएगा, तो ये आपका पूरे का पूरा पेप्टिक अल्सर डिजीज है। नेक्स्ट बात उसने की दी है कि हमारे पास 2-3 और टर्म्स हैं, यानी म्यूकोजल एट्रोफी हो सकती है या फिर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो सकता है। तो ये टर्म्स आपको वैसे ही पता है। म्यूकोजल एट्रोफी तब होती है जब आपका जो म्यूकोजा के सेल्स हैं, यानी जो पैराइटल सेल्स वगैरह हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। वो कब होते हैं, जब उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया कब होता है, जब इंटेस्टाइन वाले जो गॉबलेट सेल्स हैं और जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं और जो कलमनर एपिथेलियम है वो इंटेस्टाइन की बजाय आपको नजर आना शुरू हो जाए स्टमक में, तो हम कहते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो चुका है। ठीक है, अब ये जो मेटाप्लेजिया है फर्दर ये आगे बेटे किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्प्लेजिया में। डिस्प्लेजिया हम तब कहते हैं जब उसका जो साइज है, जो शेप है, यानी पहले तो वो चलो कलमनर अगर था तो वो बड़ा मतलब रेगुलर था, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने देखा वो थोड़ा सा स्क्वैमस, कलमनर, बीच में ऐसे ऐसे डिस्टर्ब एंड डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया, डिसओरिएंटेशन आ जाए, तो हम कहते हैं अब डिस्प्लेजिया है। डिस्प्लेजिया बहुत हाई रिस्क होता है, इसमें फर्दर आगे कार्सिनोमा स्टार्ट हो जाता है। सो डिस्प्लेजिया के बारे में भी उसने कहा जब साइज, शेप, ओरिएंटेशन, सेल्स वगैरह की ऑल्टर होना शुरू हो जाए, हाइपरक्रोमेजिया आ जाए, बीच में न्यूक्लियर इनलार्जमेंट आ जाए, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो है वो अजीब सा ओरिएंट हुआ हो, तो हम कहते हैं डिस्प्लेजिया है। और डिस्प्लेजिया फर्दर आगे कन्वर्ट हो सकता है किसमें, कार्सिनोमा में। सो नेक्स्ट चीज़ अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है हमारे पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक ये बात है पेप्टिक अल्सर डिजीज की। इसमें से कोई मसला, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक स्टमक की पैथोलॉजी में करेंगे, दैट इज बेसिकली गैस्ट्रिक कार्सिनोमास।